हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के इतिहास के बारे में। और आज हमारा इस पर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जालौर के चौहान वंश। जालौर के चौहानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, एक एक पॉइंट का इसमें अध्ययन करेंगे जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा और अच्छे से आपको ये समझ में भी आएगा। तो जालौर के चौहान वंश को हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रत्येक वंश के बारे में हम निरंतर अध्ययन करेंगे। आप लगातार और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जालौर के चौहान वंश। तो यहाँ पे जालौर के चौहान, जालौर के चौहान। अब देखिए, सभी को मालूम है कि जालौर के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1181 में की गई थी। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, इस वंश की स्थापना, इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। ठीक है, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1181 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1181 में। 1181 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अब इनके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो कौन सी उपाधि धारण की गई थी? कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो कीतु एक महान राजा। तो लिखिए उपाधि। उपाधि जो इनके द्वारा धारण की गई थी वो थी कीतु एक महान राजा। कीतु एक महान राजा। ठीक है, अब ये जो उपाधि थी, ये जो उपाधि थी वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? वो मूढ़ोत नेडसी के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये उपाधि, ये उपाधि मूढ़ोत नेडसी, मूढ़ोत नेडसी के द्वारा प्रदान की गई, प्रदान की गई। ठीक है, अब आप लोग सभी जानते हो कि मूढ़ोत नेडसी को क्या कहा जाता है? मूढ़ोत नेडसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। तो इसके नीचे फिर और जोड़ लेना, इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहां से शुरू किया। क्या शुरू किया? कि जालौर के चौहान, इस वंश की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई। कब की गई? 1181 में की गई। इनके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो इनके द्वारा कीतु एक महान राजा की उपाधि जो है वो धारण की गई थी। ये जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? मूढ़ोत नेडसी के द्वारा दी गई। मूढ़ोत नेडसी को क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? तो मुंशी प्रसाद के द्वारा। ठीक है, मुंशी प्रसाद साहब के द्वारा इनको ये बात बोली गई थी। तो लिख लेना, मुंशी प्रसाद के द्वारा। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बना सकते हो ताकि रिवीजन के टाइम पर फटाक से ऑल आप क्लियर कर सको। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं ना। ठीक है, चलिए। तो वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई 1181 में।
उपाधि जो है वो कीर्ति एक महान राजा उपाधि मूढ़ोत नेडसी के द्वारा क्या की गई, प्रदान की गई। मूढ़ोत नेडसी जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद या मुंशी प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, हमने स्टोरी को समझ लिया, अब थोड़ी लड़ाई झगड़ाई करा देते हैं, थोड़ा झगड़ा करा देते हैं, जिसके लिए इनका इतिहास लिखा गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री उन्हीं की लिखी जाती है जो कुछ करते हैं, भले ही वो कुछ भी करें लेकिन ऐसा करें जिसे जनता सुनना चाहे, जनता पसंद करना चाहे। ठीक है, आप देखिए 1299, कितना लिख दिया मैंने, 1299 या 99 में अलाउद्दीन खिलजी, देखो यहां पर देखिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, अपनी सेना को भेजता है। ठीक है, तो लिखिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एक एक शॉर्ट में लिख लेना, अक्सर करके बताते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजा। किसको भेजा? अपनी सेना को भेजा। और उस समय गुजरात का जो शासक था वो कौन था? उस समय गुजरात का शासक था कर्ण बघेला। क्या नाम था उसका? कर्ण बघेला। लेकिन हम शासक का नाम जाने उससे पहले आपको यह याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो, देखो मैंने यहां पे लिखा है अपनी सेना को भेजा, यानी कि वो स्वयं नहीं आया था। तो स्वयं नहीं आया था तो सेना किसके नेतृत्व में आई थी? उलूग खां। और आपने दूसरा नाम सुन रखा है वो है नुसरत खां। ठीक है, तो लिखिए सेनापति। सेनापति को कितने थे? किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? दो के नेतृत्व में भेजी गई थी। एक का नाम है उलूग खां और दूसरे का नाम है नुसरत खां। दोनों को याद रखोगे ना? क्या नाम है? एक का नाम है उलूग खां, दूसरे का नाम है नुसरत खां। लिख लीजिए। इन दोनों ने जब आक्रमण किया गुजरात पर तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? कर्ण बघेला। ठीक है, तो कौन था गुजरात का शासक? गुजरात का शासक था कर्ण बघेला। एके ने इनको भेजा कि जाओ गुजरात को फतेह करके आओ। ठीक है, तो उलूग खां और नुसरत खां जो होते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को लेकर चल देते हैं और इस शाही सेना ने आक्रमण कर दिया गुजरात पर। लेकिन इस गुजरात के आक्रमण में जालौर के चौहान पड़ रहे हैं, इनका क्या रोल रहेगा वही देखना है और वही बनता है युद्ध का मुख्य कारण। ठीक है, कहते हैं ना बीच में पांव अड़ाना, बीच में पांव अड़ाना। अब देखो जब ये इनके सेनापति उलूग खां और नुसरत खां गुजरात के शासक कर्ण बघेला पर आक्रमण करने जा रहे थे तो उसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो घटित हो जाती है। होती है कि समर सिंह, कहां की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ की। ठीक है, मेवाड़ की बात कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेवाड़ का शासक था उस समय समर सिंह। अब समर सिंह ने क्या किया? जो सेना उसके राज्य से होकर गुजर रही थी, जो सेना मेवाड़ से होकर गुजर रही थी, अब सेना कहां से आई? दिल्ली से। जाना कहां था उसको? गुजरात जाना था। तो ये सेना जो है वो कहां से होकर गुजरी? मेवाड़ से होकर गुजरी। और इस मेवाड़ से होकर गुजरी तो इस गुजरती हुई सेना से टैक्स लिया किसने? समर सिंह ने। किसके कहने पर टैक्स लिया था? तो ये टैक्स लिया था निम्बा के कहने पर। ठीक है,
समर सिंह को ये जाकर बोला, देखो साहब तुम्हारे यहाँ से दूसरे राज्य की जो सेना है वो गुजर रही है और ऐसे कैसे गुजर जाएगी, ये तो हमारा अपमान होगा ना कि विदाउट हमारी परमिशन के सेना गुजर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने राज्य से सेना के निकलने पर टैक्स वसूल करना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि हम किसी दूसरे राज्य की सीमा से होकर गुजर रहे हैं। समर सिंह ने कहा बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, बिजनेस का आइडिया है, ठीक है, बिजनेस का आइडिया तुमने मुझे दिया है तो मैं इसे मानूंगा और मानूंगा नहीं लागू भी करूंगा। तो लिखना समर सिंह, कोष्टक में लिख देना मेवाड़, शायद आप भूल जाओ बाद में, ठीक है। समर सिंह ने एके की सेना, एके की सेना के मेवाड़ से गुजरने पर टैक्स वसूला, ठीक है। और ये टैक्स वसूलने की जो थ्योरी थी, जो ज्ञान था, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो निम्बा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? निम्बा के द्वारा दिया गया था। चलिए कोई बात नहीं, समर सिंह ने टैक्स वसूल लिया। अब देखिए ये तो बात हो गई मेवाड़ की। अब जालौर के लोगों ने क्या किया? तो जालौर के लोगों ने और बड़ा काम कर दिया। क्या काम कर दिया? कान्नड़ देव ने, भैया कान्नड़ देव ने एके की लौटती हुई सेना, एके की लौटती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। वो लोग पहले से ही एक युद्ध जो है वो लड़कर लौट रहे थे और उसी दौरान उस लौटती हुई सेना बड़े मस्त और आराम से, बहुत सारा सोना चांदी पैसा उनके पास था, बड़े आराम से आ रहे थे क्योंकि किसी को कोई चिंता ही नहीं थी। जैसे ही वो गुजरात से निकले और जालौर की क्षेत्र में एंटर हुए, उनके ऊपर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया और आधे से ज़्यादा जो भागती हुई सेना है उससे जो उसका सामान था वो छीन लिया। सोने चांदी, इसके अलावा लूट में बहुत सारा सामान होता है वो भी लूट लिया, उनकी घोड़े लूट लिए। तो जब ये बात, अब ये लोग क्या है, इतने थके आ रहे हुए थे कि जैसे तैसे करके आप लोग को कोई बोले कि तुम्हें 10 किलोमीटर भागना है और आप जैसे ही आके बैठो और फिर आपसे कोई दूसरा व्यक्ति आके बोले कि चल अब मेरे साथ भाग, तो निश्चित ही भले ही आपने अच्छा प्रैक्टिस कर रखा हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शरीर की जो एनर्जी है वो कम पड़ी जाती है, ठीक है। तो एक एक की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। अब ये सेना क्या होती है, जैसे तैसे वहाँ से जान बचा के भाग जाती है और ये शिकायत कहाँ जाकर होती है? दिल्ली के दरबार में जाके होती है। अलाउद्दीन को जाके बोला जाता है कि साहब देखो ये क्या है, छोटे छोटे राज्यों के शासक भी आपकी सेना के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और जैसे ही ये खबर सुनता है अलाउद्दीन खिलजी तो उसका खून जो होता है ना वो बड़ी तेजी से दौड़ने लगता है और कहता है कि भैया इसका तो हिसाब लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? इसका हिसाब लिया जाएगा। और अब क्या होगा? आक्रमण होगा, हिसाब लिया जाएगा, ठीक है। अब इसी के बदले में जो गलती इन लोगों ने की थी, इसी के बदले में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है। कहां पर आक्रमण कर देता है? तो जालौर पर आक्रमण कर देता है। कब कर देता है? 1305 में, 1305 में, ठीक है। जालौर पर आक्रमण कर दिया जाता है, अब जालौर के जो विद्वान लोग थे उनको तो पहले ही पता चल गया था कि भैया तुमने छेड़ दिया है उसको, ठीक है, तुमने उसको छेड़ दिया है तो निश्चित ही जवाब मिलेगा। जवाब चाहे कुछ सालों के बाद मिले लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। अब 1305 में इन्होंने क्या किया? जालौर पर आक्रमण कर दिया और इस बार जो सेनापति बनाया गया, एक लाइन लिख लेते हैं, वैसे मुझे मालूम है नीचे पहुंच गए हम ज्यादा। इस बार जो सेनापति बनाया गया, सेनापति किसको बनाया गया था? ऐन उल मुल्क मुल्तानी को बनाया गया, ठीक है, मुल्तानी।
मुल्क मुल्तानी को इसकी सेनापति की जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है और ये अपनी जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभाता है और एक अच्छा युद्ध का जो कौशल है ये 1305 में दिखाता है। ठीक है, लेकिन जब ये आक्रमण करता है तो दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, दोनों के मध्य जो है बातचीत हो जाती है और मुल्तानी ये बोलता है कि तुमने जो गलती की थी आप उसके लिए क्षमा मांग लीजिए और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या हो जाओ, पेश हो जाओ। ठीक है, तो संधि के तहत ये निश्चित किया गया कि जो बीरमदेव है, कौन है, जो बीरमदेव है, तो सेनापति मुल्तानी को बनाया गया और संधि हो जाती है। ठीक है, संधि हो जाती है। विद्वान लोगों ने समझाया कि इतने बड़े साम्राज्य से छोटे से साम्राज्य का लड़ना अच्छा नहीं है। ठीक है, संधि कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग बेवजह की युद्ध करोगे तो निश्चित ही जालौर जो है उसके लिए यह हानिकारक होगा, जालौर की जनता के लिए हानिकारक होगा। बुद्धिमत्ता कहाँ दिखानी चाहिए? बुद्धिमत्ता वहाँ दिखानी चाहिए जहाँ उसके परिणाम जो हैं वो सार्थक सिद्ध हों। ठीक है, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य भागकर आ गया था, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भागकर आ गया था सिकंदर के शिविर से। तब उसको चाणक्य ने ये बात बोली थी कि एक राजा में लोमड़ी जैसी चालाकी, ठीक है, और शेर जैसा साहस होना चाहिए। अगर समय पर भागने की भी जरूरत पड़े तो भाग जाओ। ये मत सोचो कि मेरी इससे इज्जत डाउन हो गई, ये हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, क्योंकि तुम उस जगह से नहीं भागोगे तो मारे जाओगे, और जब मारे जाओगे तो फिर आगे उसका क्या बिगाड़ लोगे? भूत बन के बिगाड़ लोगे क्या? तो इसीलिए ये बिल्कुल सार्थक सिद्धि है, अभी भी है, कि अगर जहाँ संकट है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ हमारा रुकना ठीक नहीं है, तो वहाँ से चले जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे फिर अपने समय का क्या करो? इंतजार करो। ठीक है, ये बहुत जगह इतिहास में सार्थक हुआ है और वर्तमान में भी सार्थक है। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जहां तुम्हें लग रहा है कि कंडीशन तुम्हारे विरुद्ध है, तो वहां अपने आप को दिखाने का प्रयास ना करो, वहां से निकल जाओ और अगले समय का क्या करो? वेट करो। ठीक है, तो सेनापति मुल्तानी को बनाया जाता है, संधि हो जाती है और संधि के तहत यह निश्चित किया गया कि बीरमदेव जो है वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब यहां से शुरू होगी कहानी। क्या शुरू होगी? यहां से शुरू होगी कहानी। बीरमदेव एके के दरबार में रहेगा, एके के दरबार में रहेगा। ठीक है, किसके दरबार में रहेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहेगा। इसने गलत लड़के का चयन कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी इसके लिए मान गया। एक कहावत है जो बुजुर्गों के द्वारा कही गई कि अगर एक जवान लड़का जो है वो तुम्हारा पड़ोसी भी बन जाए तो वो तुम्हारे घर के लिए संकट की घंटी होती है। ठीक है, अब देखिए जालौर के चौहान, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भैया, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे। चलिए मिटा दें इसको। अब काफी, अब देखिए 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, इतिहास को एंजॉय करना सीखिए, मजे लीजिए उसके, किसने किस पर आक्रमण किया ये मत सोचिए इसने गलत किया सही किया, मजे लीजिए। तो और जो आक्रमण होता है उसमें ये अपने दो सेनापतियों को भेजता है। किस किस को भेजता है? उलूग खां और नुसरत खां को भेजता है। ये गुजरात पर सफलतापूर्वक क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और यहाँ का जो शासक होता है गुजरात का, कौन होता है? कर्ण वघेला होता है। लेकिन जो समर सिंह उस समय मेवाड़ का शासक था, इसने अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी उससे अपने राज्य में निकलने के लिए क्या वसूला? टैक्स वसूला। किसके कहने पर वसूला? निम्बा के कहने पर वसूला। कान्नड़ देव भी क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी की लौटती हुई जो सेना होती है इसके ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। कारण क्या बताते हैं? कारण ये बताते हैं कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना इधर से गई थी तो इसने यहाँ की जो खेत थी, यहाँ के जो किसान थे,
उनको मारा पीटा था, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया था और उनके अनाज को भरकर ले गए थे। इसी के फलस्वरूप इन्होंने आक्रमण कर दिया। 1305 में इसी के बदले के लिए जालौर पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन आक्रमण इस बार मुल्तानी के नेतृत्व में हुआ था और मुल्तानी एक समझदार व्यक्ति था, उसने संधि का प्रस्ताव रखा और उधर से भी समझदार लोगों ने समझाया कि संधि कर लेने में बेहतर है और संधि हो जाती है। और संधि के तहत बीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया जाता है। ठीक है, किसके दरबार में भेज दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेज दिया जाता है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो बीरम देव है वो पहुंच जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो बीरम देव है वो पहुंच जाता है और जब बीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच जाता है तो उसे वहाँ जाकर बिल्कुल नया नया महसूस होता है और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं दिल्ली के दरबार में रहूं, क्योंकि अगर एक बार गांव के लड़के को उठा के तुम शहर में डाल दोगे तो भले ही उसे कितनी ही सुविधाएं तुम शुरू में दे दो, उसका मन लगने वाला नहीं है। अब होता क्या है, दिल्ली चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का दरबार जो है वो चालू था, लोग यहाँ पर बैठे हुए थे बड़ी संख्या में और ये जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सिंहासन था। ठीक है, और यहाँ पर तमाम मंत्री, काजी और अन्य राज्यों से वहाँ पर जो उसके दरबार में जो लोग थे वो आए हुए थे, तो उसमें बीरम देव भी शामिल था और बीरम देव भी इस दरबार में एक कोने पर जो है वो बैठा हुआ था, क्योंकि नया था, अनुभव भी कम था और दिल्ली जैसे दरबारों में वो आया भी कम था तो झिझक भी रहा था। लेकिन यहाँ पर एक नई स्टोरी क्या होती है, शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक नई स्टोरी जो होती है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्या स्टोरी शुरू हो जाती है? अलाउद्दीन खिलजी की एक लाली थी और उस लाली का नाम था फिरोजा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की एक लाली थी और उस लाली का नाम क्या था? उस लाली का नाम था फिरोजा। ये जो फिरोजा होती है ये भी अक्सर कर दरबार की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें आया करती थी और जो राज दरबार होता है उसके ऊपर वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो राज दरबार की जो कार्रवाई है उसको सुना करती थी। तो फिरोजा जो है ये भी उस दरबार की कार्रवाई में कभी कभी भाग लेती थी, निरंतर नहीं, कभी कभी। ठीक है, इसने देखा कि हमारे दरबार में कोई नया आदमी आया है। कौन आया है? बीरम देव आया है। और इसने बीरम देव को देखा तो बीरम देव का भी मन दरबार में नहीं लग रहा था। उसने कहा यार कौन क्या बैठे हैं, तो उसने इधर उधर ताका झांकी की तो उसकी निगाह कहाँ पहुँच गई? यहाँ लाली पर पहुँच गई और लाली की निगाह कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, सब देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही गौर से देख लिया और जब ज़्यादा ही गौर से देख लिया तो इधर से फिरोजा की साइड से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। ठीक है, फिरोजा की ओर से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है और फिरोजा बिना देर किए, क्योंकि राजा की लड़की थी, डर किसका? एक नॉर्मल लड़की होती है उसको डर लगता है कुटाई नहीं हो जाए कहीं, तो फिरोजा ने क्या किया, इसको बुलाया। कहाँ बुलाया? बाहर बुलाया, ग्राउंड में बुलाया और जाके इसके सामने प्रेम प्रस्ताव जो है वो रख दिया जाता है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। फिरोजा ने कहा ठीक है भाई, कर ले, प्रेम कर ले, कोई बात नहीं है, मुझे भी यहाँ दरबार में रहना है, मेरा भी मन नहीं लगता, तुम्हारे साथ कुछ समय गुजरेगा तो मन मेरा भी लग जाएगा। अब ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है, ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन जब तक चला तब तक चला, लेकिन आगे जाके क्या होता है? आगे जाके एक ना एक दिन क्या होता है? कब तक मुलाकातें चुपके चुपके चलती, एक दिन दरबार के कुछ लोगों को इस स्टोरी का पता लग जाता है। और आप लोग जानते हैं जब भी कोई नई स्टोरी का किसी को पता लगता है तो बातें फुसुर फुसुर होने लगती हैं और कुछ लोग क्या बन जाते हैं? नारायण बन जाते हैं और फिर जाके वो संदेशा पहुंचाते हैं कि तुझको पता है ऐसा चल रहा है, फिरोजा और बीरम देव का चल रहा है। ठीक है, ये स्टोरी पूरे दरबार में फैल जाती है। अब फिरोजा की कुछ सहेलियां थी, उनको भी पता चल गया, चल जाता है, तो उन्होंने कहा कि तुम बीरम देव, तो उसने कहा हाँ नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उसके लिए नॉर्मल था, उसने अपने बाप के पास गई और बाप को जाके बोली कि मुझे शादी करनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कोई बात नहीं, हमें 10-15 दिन दीजिए, हम शादी करा देंगे, हम लड़का तो देख लें।
तुम एक दिल्ली के शासक की पुत्री हो तो थोड़ा सा में तो चाहिए कोई अच्छा सा सुयोग्य राजकुमार। उसने कहा ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसने कहा क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि तुम्हारे दरबार में जालौर से जो राजकुमार आया है वो कौन आया है, बीरमदेव, इसी के साथ मेरी शादी करा दो। एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बिल्कुल संभव नहीं है, विचार त्याग देना। लेकिन लाली ने कहा नहीं त्यागूंगी। ठीक है, वो अपनी जिद पर अड़ जाता है। अलाउद्दीन समझाता है मेरे सामने जो आदमी नीचे बैठता हो उससे तुम्हारी शादी कैसे कर दूं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो नीचे बैठता है ऊपर बैठता है, तुमसे छोटा है बड़ा है, प्रतिष्ठा है, जाति अलग है, धर्म अलग है, मुझे कोई मतलब ना है। मोए का करनो है, ब्याह करनो है। ठीक है, क्या करनो है? ब्याह करना है, शादी करनी है। अब अलाउद्दीन खिलजी कब तक, उसने कहा ठीक है खाना पीना बंद आज से, तुम तुम्हारी जानो, फिर बाद में मत कहना फरार हो गई लाली, पहले ही बता देती हूँ, घर की बात घर में रह जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है, लेकिन ये सारी बातें जो हैं जिससे शादी हो रही थी उसको तो पता ही नहीं थी कि भाई ऐसी बातें भी हैं। एके ने बुलाया और प्रस्ताव रखा किसके सामने? बीरमदेव के सामने। अब बीरमदेव ने कहा भैया देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, पहले मुझे मेरे घर जाने दीजिए, घर वालों से बात करूंगा, बाबा दादा ताऊ चाचा ने पूछूंगा और जब बताऊंगा ब्याह करना है के ना करना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा दिल्ली के सुल्तान की पुत्री से विवाह कर रहे हो, कोई मना थोड़ी करेगा, तुम जाओ और पूरे घर वालों से पूछ लो और 10-15 दिन के बाद हमको जवाब भिजवा देना, हम शादी की तैयारियां आरंभ कर देंगे। बीरमदेव यहां से निकला और पहुंच गया कहां पे जाके? जालौर। कहां जाके पहुंच गया? जालौर जाके पहुंच गया। पहले जाके तो गहरी सांस ली, कहा पिंड छूटा। ठीक है, उसने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया कि मेरे लिए प्रस्ताव रखा है शादी का। बड़े चैन प्यार से अपनी जिंदगी जो है वो यहां के वो गुजारने लगता है। अब ये जो प्रस्ताव रखा कुछ दिन तो किसी को बताया नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद इसने क्या किया, वो प्रस्ताव जो है वो अपने घर वालों के सामने जो है वो रख देता है। कुछ समय के बाद जब ये प्रस्ताव किसको पता चला? कान्नड़ देव को पता चला कि ऐसे ऐसे करके एके जो है अपनी लाली का विवाह करना चाहता है। तो कान्नड़ देव ने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये थोड़ी है कि हमने हमारा लाला वहां भेज दिया और तुमने इस शादी के प्रस्ताव को कान्नड़ देव ठुकरा देता है। ठीक है, तो लिख लीजिए फिरोजा और बीरमदेव में दरबार में प्रेम हो जाता है। दरबार में प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? दरबार में प्रेम हो जाता है। एके शादी का प्रस्ताव रखता है। एके शादी का प्रस्ताव रखता है। एके शादी का प्रस्ताव रखता है जिसे कान्नड़ देव ठुकरा देता है। जिसे कान्नड़ देव ठुकरा देता है। क्या करता है? जिसे कान्नड़ देव क्या करता है? ठुकरा देता है। ठीक है, जिसे कान्नड़ देव जो है वो ठुकरा देता है। और जब इस शादी के प्रस्ताव को कान्नड़ देव के द्वारा ठुकरा दिया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अब तुमने हमारे शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, दिल्ली के शासक के बेटी के ब्याह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती है कि भारत का सुल्तान उस समय जो था उसकी शादी के प्रस्ताव को छोटे से राज्य के शासक ने ठुकरा दिया। उसने कहा भैया अब देखिए दो ही विकल्प में, या तो दोबारा मान जाइए शादी के लिए, वरना क्या होगा? आक्रमण होगा। उधर फिरोजा रोती फिरती भी कि भाई मैं शादी करूंगी, भले ठुकरा दे, मैं जाऊंगी जालौर। अलाउद्दीन ने समझाया कि रुको अभी,
अभी हमने प्रेम से बात की है। किससे बात की है? अभी हमने प्रेम से बात की है। अब कुछ हम बात करने का तरीका जो है वो अपनाते हैं, ठीक है। अब इस युद्ध में जो सबसे अच्छी स्थिति है वो है जालौर के दुर्ग की, क्योंकि आक्रमण होगा किस पर होगा? दुर्ग पर होगा। तो इस दुर्ग जो है, कहां का दुर्ग? जालौर की दुर्ग की हम बात कर रहे हैं। तो इसको सुवर्णगिरी और सोनगिरी, ठीक है, सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कंचनगिरी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कैसे? सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कंचनगिरी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो जालौर के दुर्ग के नाम जो हैं वो भी आपको थोड़े बहुत जो है वो नोट डाउन जो है वो कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं? नोट डाउन कर लेने हैं, लिख लेने हैं, कि कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये जो नाम लिखा है सोनगिरी, इसी देखिए इस जो दुर्ग में रहते थे, इसी कारण जो जालौर के जो चौहान शासक थे वो क्या कहलाए? इसी कारण जालौर के शासक सोनगरा चौहान कहलाए, ठीक है। किस कारण? इसी कारण। तो ये भले ही सोनगिरी, तो इसके नीचे ऐसे करके लिख लेना, इसी कारण जालौर के शासक, इसी कारण जालौर के शासक सोनगरा चौहान कहलाए। एक एक पॉइंट है, ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जालौर का दुर्ग सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कंचनगिरी, इसी कारण जालौर के जो शासक थे वो क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। अब देखिए एक और दुर्ग इस युद्ध में प्रसिद्ध रहेगा, वो कौन सा है? वो है सिवाड़ा। कौन सा दुर्ग? सिवाड़ा। अब सिवाड़ा दुर्ग कहां है? हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर, ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर, हल्देश्वर पहाड़ी, कोष्टक में लिख लेना बाड़मेर, ठीक है। तो दो दुर्ग प्रसिद्ध हैं, एक है जालौर का दुर्ग जिसको सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कंचनगिरी कहा जाता है, और दूसरा जो दुर्ग है वो है सिवाड़ा दुर्ग, ठीक है। सिवाड़ा दुर्ग जो है वो कहां पे है? हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर पर है। और इसका जो निर्माण कराया था, इसका जो निर्माण कराया गया किसका? सिवाड़ा दुर्ग का, वो वीर नारायण पंबार के द्वारा कराया गया, वीर नारायण पंबार, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया? तो इसका जो निर्माण है वो वीर नारायण पंबार के द्वारा कराया गया। सिवाड़ा दुर्ग बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। इन दोनों दुर्गों के बारे में मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि अभी क्या होगी? लड़ाई होगी, और लड़ाई में दोनों दुर्गों का बहुत महत्व जो है वो रहने वाला है, ठीक है। वीर नारायण पंबार के द्वारा क्या कराया गया? इसका निर्माण कराया गया। अब देखिए ये जो जालौर का दुर्ग है, इस जालौर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है किसको? सिवाड़ा दुर्ग को, ठीक है। इस जालौर के दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। बहुत अच्छे से लिख लेना कि जालौर के दुर्ग की कुंजी जो है वो क्या कहा जाता है? सिवाड़ा दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा एक परिभाषा और मिलती है, वो परिभाषा ये है कि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है सिवाड़ा दुर्ग को। ये भी लिख लेना, ठीक है। क्या लिख लेना? सिवाड़ा दुर्ग को क्या कहा जाता है? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। लिख लो, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, ठीक है। जालौर का दुर्ग और सिवाड़ा दुर्ग, इसकी जो जालौर के दुर्ग की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो सिवाड़ा दुर्ग का वीर नारायण पंबार के द्वारा कराया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसको मिटाते हैं, ठीक है।
चलिए, फिरोजा और बीरमदेव को दरबार में क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। एके ने शादी का प्रस्ताव रखा, कान्हड़देव प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जालौर का दुर्ग, इसके नाम सुवर्णगिरी, सोनगिरी, कंचनगिरी, इसके अलावा सिवाना दुर्ग जो है उसको जालौर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मारवाड़ के जो शासक हैं उनकी शरणस्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण वीर नारायण पंबार के द्वारा कराया गया। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर आप ध्यान से इसको सुन रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आप देखिए, मैंने दुर्गों के बारे में बता दिया, तो हम सबसे पहले आक्रमण करा देते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया आक्रमण नहीं हुआ। 1308 में सिवाना के दुर्ग पर क्या होता है, आक्रमण होता है, ठीक है। अलाउद्दीन अपनी सेना भेजता है। 1308 में लिख लीजिए, सिवाना के दुर्ग पर एके का आक्रमण होता है। एके का आक्रमण होता है। इस बार जो सेनापति आया था वो था कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। इस बार सेनापति की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किसको दी गई थी, सेनापति की जिम्मेदारी कमालुद्दीन गुर्ग को दी गई थी, ठीक है। कमालुद्दीन गुर्ग ने कमाल दिखा दिया, और कमाल ऐसा दिखा दिया कि जिस उद्देश्य के लिए इसको भेजा गया था ये अपने उद्देश्य में क्या होता है, सफल होता है। अब आक्रमण कहाँ किया गया, सिवाना के दुर्ग पर किया गया, और सिवाना के दुर्ग का जो प्रशासन निभा रहा था वो कौन निभा रहा था, बीरमदेव निभा रहा था, वही आसक निभा रहा था, ठीक है। तो लिख लीजिए, सिवाना दुर्ग का प्रशासक बीरमदेव था। कौन था, सिवाना दुर्ग का जो प्रशासक था वो कौन था, बीरमदेव था, ठीक है। और इस प्रशासक ने बहुत अच्छी तरह से उसका सामना किया था। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर एक धोखा हो जाता है। एक धोखा क्या हो जाता है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था भावले पंबार, ठीक है। भावले पंबार ने क्या किया, भावले पंबार ने पैसे लेकर सिवाना दुर्ग पर आक्रमण यानी कि अंदर जाने का जो गुप्त रास्ता है वो बता दिया। तो भावले पंबार ने लालच का मतलब ले देखिए, लालच में दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया। ये पहले जो है वो बंद था, घुस नहीं भी पा रहा था। कमालुद्दीन कह रहा था भाई क्या करें, वापस जाते हैं। लेकिन उसने सोचा बहुत सारे लोग जो होते हैं, भले ही वो उसमें हो, कुछ लोग लालची होते हैं, तो उसको पैसे का लालच दिया गया। किसको दिया गया, भावले पंबार को दिया गया। और उसमें ये क्या करता है, काम कर जाता है, और ये जो दुर्ग है उसका गुप्त रास्ता जो है वो बता देता है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे साहब ये भावले पंबार कौन था, ये सेनापति था बीरमदेव का। क्या था, लिख लेना, भावले पंबार सेनापति। कौन था, सेनापति था। अब इसने लालच में दुर्ग का गुप्त का रास्ता बता दिया। उसने बोल दिया कि हम तुझे ये बना देंगे, यहाँ का प्रशासक बना देंगे, दिल्ली से ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसे उसमें आकर ये क्या करता है, गुप्त रास्ता बता देता है। शीतल देव एवं इसका पुत्र जो सोम था, कोष्टक में लिख देना, शीतल देव का पुत्र युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है। लड़ते लड़ते जो हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं। तो भावले पंबार की गद्दारी के कारण उसका जो खामियाजा है वो सोम, जो कि शीतल देव का पुत्र था, ये युद्ध में मारे जाते हैं। और ये जो दुर्ग था सिवाना का दुर्ग, इस दुर्ग पर क्या हो जाता है, तो
दुर्ग पर AK का कब्जा हो जाता है, अलाउद्दीन का कब्जा हो जाता है, AK का कब्जा हो जाता है। क्या हो जाता है? अलाउद्दीन का क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। ठीक है। और सिवाना दुर्ग का जो नाम है वो बदल कर क्या रख दिया जाता है? इस दुर्ग का नाम बदल के खैराबाद कर दिया जाता है। दिख रहा है नीचे? चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो यहां लिख लीजिए भले ही, जब इस पर कब्जा हो जाता है तो कब्जे होने के साथ ही इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? खैराबाद कर दिया जाता है। बताओ क्या कर दिया जाता है? खैराबाद कर दिया जाता है। खैराबाद कर दिया जाता है। याद रखोगे ना कि सिवाना दुर्ग का नाम बदल के खैराबाद कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? जब ये दुर्ग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ जाता है। ठीक है। चलिए तो जल्दी से फटाक से इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा आगे और लेके चलते हैं कहानी को। 1308 में सिवाड़ा के दुर्ग पर अलाउद्दीन का आक्रमण होता है। इसका सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग होता है। ठीक है। इसने सिवाड़ा दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ का जो प्रशासक था वो बीरमदेव था और इसका सेनापति जो भामले पंबार था, ये पैसों के लालच में, ठीक है, प्रशासक के पद मिलने के लालच में गुप्त रास्ता बता देता है और इसकी जो सेना है वो अंदर प्रवेश कर जाती है और वीरता पूर्वक लड़ते हुए सोम और शीतलजीव जो है वो मारे जाते हैं। और इस दुर्ग पर किसका कब्जा होता है? AK का कब्जा हो जाता है। और कब्जा होने के बाद इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? खैराबाद रख दिया जाता है। ठीक है। चलिए 1308 में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण, सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग, एक नाम था भामले पंबार जिसके साथ द्वारा धोखा किया गया और इस धोखे की कीमत जो है वो बीरमदेव को चुकानी पड़ी। ठीक है। चलिए तो आजकल बहुत लोग स्टेटस डालते हैं कि आज लोग ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। ऐसे ऐसे अभी नहीं है, पहले से ही थे। ठीक है। ऐसे आज ही नहीं है, लोग पहले से ही ऐसे थे। तो प्रत्येक टाइप के व्यक्ति आज भी हैं, तब भी थे और आगे भी रहेंगे। चलिए आप देखिए, सफलता पूर्वक सिवाना के दुर्ग को जब जीत लिया जाता है तो अभी जालौर का दुर्ग बाकी था, और जालौर का दुर्ग बाकी था तो निश्चित है जालौर पर भी आक्रमण होगा। और ऐसा ही हुआ और जालौर पर क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1311 में कर दिया गया। ठीक है। तो लिख लीजिए 1311 में AK के द्वारा जालौर पर आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण कर दिया गया। ठीक है। क्या कर दिया गया? जालौर पर आक्रमण जो है वो कर दिया गया। अब देखिए इस बार सेनापति जो जलालुद्दीन गुर्ग था, इसको बाद में जालौर का क्या बना दिया जाता है? रक्षक बना दिया जाता है। कब बना दिया जाता है? जब ये युद्ध जीत जाएंगे तब। लेकिन मैं पहले ही कोष्टक में लिख रहा हूं, जालौर का रक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो जलालुद्दीन गुर्ग जो होता है, इसको बाद में युद्ध जीतने के बाद दुर्ग का जो रक्षक है वो नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन इसको भेजा था, लेकिन कुछ समय के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है वो भी पीछे से सेना लेकर आ जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन AK, ठीक है, AK का मतलब अलाउद्दीन, AK स्वयं बाद में शाही सेना के साथ यहां पर आ जाता है। यहां पर आ जाता है। और जब ये यहां आ जाता है तो जो सेना है उसका जो मनोबल है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस समय कान्नड़ देव जो है इसका सेनापति था जिसका नाम था दय्याबीका। कान्नड़ देव का सेनापति दय्याबीका था।
कौन था इसका जो सेनापति था, किसका, कान्नड़ देव का, वो दहिया बीका था। दहिया बीका भी क्या करता है, वही थ्योरी जो है वो दोहराता है जो वहां पर दोहराई गई थी सिवाड़ा में, और उससे इसने सीख भी नहीं ली। ऐसे व्यक्ति को सेनापति के पद पर नियुक्त नहीं किया जो कि उसका भरोसेमंद हो, मर जाए लेकिन कुछ ना करे। तो ये पॉइंट यहां पर लिखना है, दहिया बीका ने भी कान्नड़ देव के साथ धोखा दिया। दहिया बीका ने कान्नड़ देव के साथ धोखा किया। कान्नड़ देव के साथ धोखा किया, और इस धोखे के कारण कान्नड़ देव मारा जाता है। इस धोखे के कारण कान्नड़ देव मारा जाता है या शहीद हो जाता है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया जाता है, जालौर का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, जलालाबाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जलालाबाद कर दिया जाता है। और एके के द्वारा यहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसे फिरोजा मस्जिद, क्या नाम रखा गया था, फिरोजा मस्जिद। बताते हैं कि बीरम देव की मृत्यु के बाद जो फिरोजा होती है ये भी आत्महत्या कर लेती है, और इसी की याद में, इसी जगह अपनी बेटी की याद में इसने फिरोजा मस्जिद का क्या कराया था, निर्माण कराया था। ठीक है, वो तो जैसे ही बीरम देव की मृत्यु होती है, किसकी, बीरम देव की मृत्यु, बताते हैं कि आशापुरा माता के यहाँ पर जाकर इसने स्वयं अपने आप में वो घोंप लिया था, ऐसे इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो फिरोजा होती है उसको खबर मिलती है कि बीरम देव जो है वो भी मारा गया था, इसीलिए उसकी याद में फिरोजा मस्जिद जो है इसका क्या कराया जाता है, निर्माण कराया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी कहानी थी। आपने कहानी के माध्यम से इसको, उम्मीद मैं ऐसी करता हूँ, ठीक है, कि आपने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया होगा, जालौर के चौहान को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, एक किताब है इनके संबंध में जो जानकारी देती है, कान्नड़ देव प्रबंध। इसके जो राइटर हैं वो पद्मनाथ हैं। ठीक है, पद्मनाथ। कान्नड़ देव प्रबंध जो पुस्तक है, जो लिखित है, किसके द्वारा लिखित है, पद्मनाथ के द्वारा लिखित है। तो ये इस संबंध में अच्छी जानकारी देता है। तो मैं आज बस इतना ही कराऊंगा, कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।